हेलो एवरीवन, फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए नया टॉपिक जो कि फिजिकल एजुकेशन के टीजीटी सिलेबस से लिया गया है। तो टॉपिक का नेम रहेगा लीड टाइम टेबल क्रिएशन फाइनेंस एंड बजट। मैं आपको दिखा भी दूँ जहाँ से लिया गया है। ये देख पा रहे हैं, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है। इस सिलेबस में ये समय सारणी का निर्माण, वित्त एवं बजट, विधि के अर्थ, महत्व तथा प्रभावित करने वाले तथ्य, ये टॉपिक रहेगा। इसको क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। किसी भी टॉपिक को क्लियर करने में होता क्या है कि उसमें आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है। बाकी बहुत सी चीज़ें आप लोगों को खुद भी पता होती हैं कि इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता और क्या हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीड टाइम टेबल क्रिएशन। आपने टाइम टेबल तो सुना होगा कि आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाते हैं कि पूरे दिन में आपको कितने टाइम क्या करना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम खेलना है, किस टाइम दूसरे अदर वर्क करने हैं। ठीक है, मगर लीड टाइम टेबल क्रिएशन ये दूसरी चीज हो गई। चलो पहले देख लेते हैं, फिर आपको इसके बारे में क्लियर करते हैं। द लीड टाइम टेबल इज द सम ऑफ द सप्लाई डिले विच इज हाउ लॉन्ग दिस शिपमेंट टेक्स टू रीच योर इन्वेंट्री प्लस द रीऑर्डरिंग डिले। Therefore, the lead time formula is lead time बराबर lead time equal to the sum of the supply delay and the reordering delay. Lead time directly affect your total inventory level. अभी आपने देखा टाइम टेबल में क्या होता है, आप अपने हिसाब से अपने पूरे दिन की दिनचर्या को मैनेज करते हैं। ठीक है, मगर जो लीड टाइम टेबल होता है वो टाइम टेबल से अलग होता है। लीड टाइम टेबल का मतलब ये होता है किसी काम को करने के शुरुआत से लेकर उस काम के पूरे हो जाने तक का जो टाइम होता है ना, वो लीड टाइम टेबल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर इसका फार्मूला भी दिया गया है, लीड टाइम टेबल इक्वल टू द सम ऑफ द सप्लाई डिले एंड द रीऑर्डरिंग डिले। मीन्स लीड टाइम वो होता है जिसमें किसी भी आपूर्ति में देरी और दोबारा से फिर उसको रीऑर्डर में देरी, मीन्स पुनः क्रम में देरी का योग। जैसा कि यहाँ नीचे भी लिखा है, लीड टाइम टेबल आपूर्ति में देरी का योग है, यानी शिपमेंट को आपके इन्वेंट्री तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है और साथ ही फिर से उसको ऑर्डर करने में भी देरी होती है। तो इसलिए इसको लीड टाइम टेबल कहते हैं। इसका फार्मूला भी दिया गया है कि लीड टाइम टेबल बराबर आपूर्ति में देरी और पुनः क्रम में देरी का योग। लीड टाइम सीधे आपके कुल इन्वेंट्री स्तरों को प्रभावित करता है। बस सिंपल सा इतना समझ लीजिए, किसी भी काम को शुरुआत करने से पूर्व से लेकर उस काम को खत्म करने तक के जो टाइम होता है उसको लीड टाइम कहते हैं। ठीक है, नीचे हम लोग देखते हैं व्हाट इज योर लीड टाइम फॉर शेड्यूलिंग। शेड्यूल के लिए आपका लीड टाइम है क्या, ये यहाँ पर पूछा गया है। लीड टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट पासेस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए प्रोसेस यूनिट इट्स कंक्लूजन। सेम वही चीज आपको बताया गया, किसी काम को करने से पहले के टाइम से लेकर उस काम के लास्ट तक के, मीन्स निष्कर्ष निकलने तक के टाइम का कंक्लूजन होता है लीड टाइम। कंपनीज रिव्यू लीड टाइम इन ए मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेज। तो इसको तो इस तरीके से समझ सकते हैं, लीड टाइम समय की वह मात्रा होती है या उस समय की वह मात्रा होती है जो किसी प्रक्रिया के शुरुआत से निष्कर्ष तक जाता है। जैसे कि कंपनियों में आप देखते हैं कि प्री प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग। मीन्स मान लो कंपनी है किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है, तो प्रोजेक्ट से वर्क से पहले जिसको प्री प्रोसेस कहते हैं, प्रोजेक्ट में वर्क करते टाइम जिसको प्रोसेस कहते हैं, और प्रोजेक्ट के वर्क हो जाने के बाद में जिसको पोस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। तीनों चरणों में उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इसमें जो भी टाइम लगता है वो उसका लीड टाइम होता है और उसको वो पहले से ही मैनेज कर लेते हैं कि हम इतने टाइम में ये काम कर लेंगे। इसी पर ही उसके ऑर्डर सप्लाई का कार्य डिपेंड होता है। अगर वो अपने लीड टाइम में देरी कर देते हैं तो फिर उनके ऑर्डर सप्लाई में प्रॉब्लम होगी, इससे पूरी की पूरी कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है। यहाँ पर आप दिया है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। What are the 5 elements of manufacturing lead time? अब लीड टाइम के जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि लीड टाइम के लिए जो 5 एलिमेंट्स लगते हैं या 5 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो कौन कौन से हैं। ये एक बिजनेस की दृष्टि से भी है, ठीक है, और हम लोग जो फिजिकल एजुकेशन में इवेंट वगैरह करते हैं उसकी दृष्टि से भी है। तो आप इसको अपने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बिजनेस को एग्जाम्पल लेकर बताया है इन्होंने। One business directory define manufacturing lead time as the total time required of manufacture an item, including order preparation time, queue time, setup time, run time, move time, inspection time, and put away time.
तो इन्होंने एक बिजनेस के हिसाब से इसको समझाया है, तो इसलिए इन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी प्रोसेस इनके बिजनेस में हो रहा है उसको इन्होंने इकट्ठा कर लिया है और उसी के हिसाब से इस टाइम को मैनेज किया है कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक जितने भी प्रोसेस हैं इन प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है। वो इनके 5 एलिमेंट हो गए लीड टाइम के, जैसे कि ऑर्डर प्रिपरेशन टाइम, क्यू टाइम, सेटअप करने का टाइम, रन टाइम, मूव टाइम और उसको चेक करने का मीन्स इंस्पेक्शन टाइम, और पुट अवे मीन्स बाहर निकालने तक का टाइम। यहाँ पर हिंदी है, इसको देख सकते हैं आप, सेम चीज़ वही दी है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ लीड टाइम। अब लीड टाइम के कंपोनेंट क्या हैं ये मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ। 5 एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स, प्रोसेसिंग टाइम, प्री प्रोसेसिंग टाइम हो गया, प्रोसेसिंग टाइम हो गया। प्री प्रोसेसिंग टाइम वही प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले का टाइम जो होता है प्री प्रोसेसिंग, और प्रोसेस चलने तक का टाइम होता है उसको प्रोसेसिंग, और जो प्रोसेस होने के बाद का जो टाइम होता है उसको आफ्टर प्रोसेसिंग टाइम भी कहते हैं, वेटिंग टाइम भी कहते हैं, और स्टोरेज टाइम जब तक वो आपके पास रहेगा उसको स्टोरेज टाइम बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड इंस्पेक्शन टाइम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यही होता है कि एक जगह से लोड करके दूसरी जगह को भेजवाना। इंस्पेक्शन टाइम का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसको एक बार रीचेक करो कि हाँ वो इस लायक है या नहीं है। यहाँ पर दिया है, आप समझ सकते हैं हिंदी में भी। ऐसे जब हम लोग फिजिकल एजुकेशन में कोई इवेंट भी करते हैं तो उसमें भी हम लोग टाइम निश्चित कर लेते हैं। सबसे पहले इवेंट निश्चित करते हैं कि इवेंट में क्या क्या होना है, इवेंट से पहले हमें क्या ज़रूरत है, इवेंट के दौरान हमें किस प्रोसेस की ज़रूरत है या क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इवेंट के बाद हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, और इवेंट कंप्लीट हो जाने के बाद हमको क्या करना है। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करके एक लीड टाइम बनाया जाता है। आप चाहें वो इवेंट कराने का टाइम हो या किसी बिजनेस प्रिपरेशन का टाइम हो, लीड टाइम सबके अलग अलग हिसाब से हो सकता है। ये है, ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, हो सकता है समझने में दिक्कत हो, फिर भी कोशिश करें समझने की, और इसको स्पोर्ट्स से लेकर समझें, फिजिकल एजुकेशन को लेकर समझें, फिजिकल एजुकेशन के इवेंट को लेकर समझें, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा कि जब आप कोई फिजिकल एजुकेशन का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो सबसे पहले आप इवेंट की योजना बनाते हैं। ठीक है, फिर आप उस पर देखते हैं खर्च कितना आ रहा है। ठीक है, फिर उसमें पहले प्रोसेस आपको क्या करना है, टीमों को इन्वाइट करना है, और फिर बाद में आपकी कितनी टीमें आती हैं उसके हिसाब से आपको चार्ट बनाना है। उसके बाद में आपको टीमों के मैचेस कराने हैं, मेडल देने हैं लास्ट में, और उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह भी कुछ देना है। तो इस टाइप को आप समझ सकते हैं कि इसके बीच में जो भी प्रोसेस लग रहा है वो सारा प्रोसेस लीड टाइम के अंतर्गत आ रहा है, कि इवेंट के शुरुआत से लेकर इवेंट के लास्ट तक जितना भी टाइम आपने लगाया वो सारा का सारा लीड टाइम है, और उसमें सारा प्री प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम और वेटिंग टाइम ये सब लग रहा है। इंस्पेक्शन टाइम मीन्स लास्ट में आप चेक करते हैं कि हमने जो शुरुआत से लास्ट तक जितना भी वर्क किया है क्या जैसे हमने योजना बनाई थी वैसा ही हुआ है। अगर योजना के अनुसार हुआ है तब तो आपका इंस्पेक्शन टाइम मीन्स जो आपने किया बिल्कुल सही है। अगर योजना से थोड़ा इधर उधर हुआ है तो आप फिर ये सोचते हैं चलो इस बार जो हुआ सो हुआ, नेक्स्ट टाइम हम इसको और बेटर करेंगे। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा फिजिकल एजुकेशन से हट के था तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट इज बजट एंड फाइनेंस। अब बजट और फाइनेंस का मतलब ये हो गया, सबसे पहले देखते हैं क्या है। अ बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ अ टाइम and it is utilized by government, business and individuals. A budget basically a financial plan for a defined period, normally a year, that is known to great enhance to success of any financial undertaking. इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी प्रोग्राम करें, फिजिकल एजुकेशन की दृष्टि से कोई भी प्रोग्राम करें तो उसका बजट आपको पहले से निश्चित कर लेना होता है कि हम इतने बजट में करेंगे। अगर आपका बजट कम पड़ रहा है तो आप फाइनेंसर ढूंढते हैं कि हम ऐसे किसी फाइनेंसर को ढूंढें जिससे हमारा बजट भी कंप्लीट हो जाए और हमारा इवेंट भी सक्सेसफुल हो जाए। अधिकतर आपने देखा होगा आईपीएल में जैसे बीवो होता है फाइनेंसर, ठीक है, अभी तो टाटा फाइनेंस कर रहे हैं। तो इस तरीके के बड़े बड़े फाइनेंसर भी ढूंढे जाते हैं। आप अपना बजट देखो और फाइनेंसर देखो, इस दोनों को मिला के आप अपने इवेंट को सक्सेसफुल बना सकते हो। अब जैसे कि इन्होंने ये बताया है, एक बजट एक निर्दिष्ट भविष्य की अवधि में राजस्व और व्यय का अनुमान है। बिल्कुल सही है। बजट का मतलब क्या होता है, आपके पास कितना है और आगे कितना खर्च हो सकता है उसका एक अनुमान लगा सकते हैं इस बजट से। इसका उपयोग सरकारों
व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। एक बजट मूल रूप से एक परिभाषित अवधि के लिए एक वित्तीय योजना है, आमतौर पर एक वर्ष में, जो किसी भी वित्तीय उपक्रम की सफलता को बढ़ाने के लिए माना जाता है। अब बजट का मतलब यही होता है कि आप उस इवेंट में कितना बजट लगा रहे हैं। या तो आपका बजट कम है तो फाइनेंसर ढूंढिए, अगर आपका बजट मतलब भर के आपको लगता है कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फाइनेंसर की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी फाइनेंसर अगर आपके पास रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बजट कभी भी कम पड़ सकता है, तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो भी किसी भी इवेंट से पूर्व पहले आप बजट और फाइनेंसर दोनों की व्यवस्था करके रखें। आपका बजट कम है तो भी दिक्कत है, अगर फाइनेंसर नहीं मिला तो भी दिक्कत है, अगर आपके पास बहुत पैसा है कोई इवेंट करा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट इन फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन में बजट की मीनिंग क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट फॉर अ डिफाइंड पीरियड टाइम विच मे इंक्लूड प्लान्ड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैश फ्लो। ए बजट इज सच अ प्लान क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स। अब शारीरिक शिक्षा में बजट का मतलब मैंने पहले आपको बता दिया, फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। बजट का मतलब क्या होता है? एक परिभाषित अवधि के लिए एक मात्रात्मक विवरण के रूप में परिभाषित करती है। इसमें क्या है? नियोजित राजस्व, व्यय, संपत्ति, देनदारियां और नकदी प्रवाह शामिल होते हैं। एक बजट इस प्रकार भौमिक संदर्भ में एक योजना की मात्रा होती है। अब बजट में क्या होता है? आप कुल कितना आपके पास है, कितना आप खर्च करने वाले हैं, कितनी आपकी देनदारियां रहेंगे, उसमें नगद आपके पास कितना है, ये सब को मिला के एक बजट बनता है। और एक बजट एक निश्चित इवेंट के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बना लिया इसका बजट पूरे साल के लिए हमेशा के लिए हो गया। एक इवेंट के लिए एक निश्चित बजट होता है। इस तरीके से आप पूरे साल में जितना जो कुछ करना चाहते हो उसका अपना अपना एक निश्चित बजट बनेगा, और उस बजट को लेके और उस प्लान को लेके आप कंटिन्यू चलेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। यही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, आप इसको देख सकते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बजट इन फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन में बजट का इंपॉर्टेंस क्या है? सिंपली आप सब लोग जानते हैं कि जब आप अगर फिजिकल एजुकेशन को एक साइड में रखकर अगर आप अपने घर का बजट देखेंगे, आपके पास 5,000 रुपये हैं, आप अपने घर का बजट बनाते हैं, अगर आपके घर का बजट 5,000 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब आप कर्जे में आएंगे। अगर आप उस बजट को ऐसा मेंटेन करना है कि बजट 4,000 के अंदर आ रहा है या 4,000 तक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप 1,000 सेव भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ही फिजिकल एजुकेशन में भी बजट बनता है किसी भी इवेंट के लिए। इसको देख लेते हैं। बजटिंग हेल्प अस स्पेंड एंड बजट रेट that is expenditure will be as per the budget. Budgeting helps institution to meet their objectives. अब यहाँ कहने का मतलब यही है कि बजट बनाने से यही फायदा होता है कि एक निश्चित बजट में आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं और या जो हासिल करने का उद्देश्य आपका होता है वो पूरा हो जाता है। और बजट से यह भी आप सुनिश्चित कर पाते हैं कि हमारे पास पैसा है कितना और हमें खर्च कितना करना है। और बजट हमें बजट के अनुसार खर्च करने में मदद करता है, यानी खर्च बजट के अनुसार होगा तो हम फायदे में रहेंगे। अगर बजट से ज़्यादा हमने खर्च कर दिया तो इसका मतलब हम लॉस में जाने वाले हैं या हम कर्जे में जाने वाले हैं। और बजट से संस्थानों को उनके उद्देश्य पूरा करने में पूर्ति मिलती है। किसी भी इवेंट को कराते हैं, ठीक है, तो इवेंट्स क्या होता है? एक आपको प्रसिद्धि मिलती है कि यहाँ पर ये इवेंट इस साल में होता है या इस इंस्टीट्यूशन में हर साल ये एक इवेंट होता है, तो उससे आपको प्रसिद्धि मिलती है। उसका एक अपना एक निश्चित बजट होता है। आप निश्चित बजट में कराते हैं तो उसके फायदे आपको कई सारे हैं। बजट ज़्यादा निकल जाता है तो इसके लिए फिर आपको फाइनेंसर ढूंढना चाहिए, अगर आपको लग रहा है बजट ज़्यादा हो जाएगा। अगर फाइनेंसर नहीं मिला और बजट ज़्यादा हो गया तो आप कर्जे में आ जाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से और बिजनेस के माध्यम से दोनों तरीके से आपको बजट और फाइनेंस समझाने की कोशिश की है। व्हाट आर द 5 ways टू फाइनेंस ए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस? अगर आपका कोई संगठन है, उसमें आप अगर कोई खेल, मान लो खेल संगठन है, उसमें आप कोई इवेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपके पास ये 5 तरीके दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको फंड इकट्ठा करना पड़ेगा, ये कैसे आपके पास फंड आएगा। डेब्ट फाइनेंसिंग, when an organization borrow money that must be repaid over a period of a time usually with interest. कर्ज का वित्त पोषण, जब कोई संगठन पैसे उधार लेता है जिसे समय की अवधि में चुकाया जाना चाहिए, आमतौर पर ब्याज के साथ। अब आप इवेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपने फाइनेंसर ढूंढा। तो फाइनेंसर का काम क्या होता है? वो आपको पैसा देगा एक निश्चित टाइम के लिए विद इंटरेस्ट, कि आप अपना इवेंट करा लें और मैं आपसे निश्चित टाइम में इतने पैसे का इतना इंटरेस्ट लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विटी फाइनेंसिंग, थर्ड है गवर्नमेंट फंडिंग और चौथा है गिफ्ट फाइनेंसिंग। अब गिफ्ट फाइनेंसिंग में समझे, गिफ्ट फाइनेंसिंग बहुत कम ही चांस रहते हैं जो
आपको गिफ्ट फाइनेंसिंग में कोई पैसा मिल जाए, या कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ठीक है आप इवेंट कराओ हम पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, इस टाइप के लोग होते हैं। गवर्नमेंट फंडिंग का मतलब अब गवर्नमेंट की तरफ इन प्रोसेस करें, गवर्नमेंट का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है और गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंडिंग मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अब रिटेन अर्निंग और इक्विटी फाइनेंसिंग, ये दोनों प्रोसेस भी काफ़ी लंबे और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाले प्रोसेस होते हैं, क्योंकि आपको अगर कोई इवेंट कराना है तो पैसा चाहिए होता है, और पैसा तुरंत तुरंत उसकी व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे। उसकी व्यवस्था आपको पहले से 2 महीने 4 महीने पहले होना चाहिए। बजट आपका फाइनेंस हो, बजट हो और एक पूरी प्लानिंग हो, तभी आप करा सकते हैं। नहीं तो आप तुरंत तुरंत चाहे पैसे की व्यवस्था तो फिर नहीं हो पाती है, ना गवर्नमेंट फंडिंग कर पाएंगे, गिफ्ट फाइनेंसिंग का कोई चांस नहीं रहता है, रिटेनिंग अर्निंग और इक्विटी फाइनेंसिंग का भी चांस थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, हो तो जाता है। व्हाट इज द लॉ ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन का लॉ क्या है इसके बारे में देख लीजिए। द स्टेट सेल प्रमोट फिजिकल एजुकेशन एंड encourage sports program, leagues, competition and amateur sports including training for international competition to foster self-discipline, teamwork and excellence of the development of a healthy। तो शारीरिक शिक्षा का जो नियम है 1987 के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार ये प्रावधान दिया गया है कि वह राज्य शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देगा, मीन्स शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देगा, खेल के कार्यक्रम करवाएगा, लीग प्रतियोगिता करवाएगा, सौगे खेलों को प्रोत्साहित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराएगा, जिससे कि आत्म अनुशासन, टीम वर्क और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के साथ साथ एक स्वस्थ समाज का विकास हो और समाज में रहने वाले हर एक प्राणी को उसमें भाग लेने का मौका मिले। वाई इज लॉ इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन? ये लाइन एजुकेशन में इम्पोर्टेंट क्यों है इसके बारे में बता देता हूँ आपको। प्रमोटिंग द रूल ऑफ लॉ through education also help learner acquires the knowledge, skills, value and attitudes they need to contribute constructively to society to allow them to positively shape public institution and their policies, thereby encouraging non-violent and peaceful avenues of civic engagement। अब शिक्षा में कानून का मतलब क्या होता है आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। आप क्लास में हैं, अगर कोई कानून ना हो, अगर टीचर सख्ती ना बरते तो क्लास के बच्चे क्या करेंगे? कोई पढ़ेगा, कोई खेलेगा, कोई क्लास से बाहर जाएगा। अगर टीचर ने कह दिया कि मुझे 30 से 35 मिनट या 45 मिनट की क्लास है, कोई कहीं नहीं जाएगा, केवल आपको पढ़ना है, तो इसका मतलब सब पढ़ेंगे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेम चीज़ यहाँ पर लागू हो रही है। अगर शिक्षा में कानून का महत्व क्या है इसके बारे में बताया गया है कि शिक्षा के माध्यम से कानून के शासन को बढ़ावा देने में शिक्षार्थियों को ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिलती है। सेम चीज़ वही हो गई, क्लास में अगर सब अच्छे से बैठ के केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो सबको फायदा होगा, सबका नॉलेज बढ़ेगा, सबको चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या टीचर पढ़ा रहे हैं, जिससे कि उन्हें समाज में रचनात्मक योगदान देने की आवश्यकता होती है या उन्हें सार्वजनिक स्थानों और नीतियों को सकारात्मक रूप से आकार देने की अनुमति करता है, जिससे कि नागरिक के जुड़ाव और अहिंसक और शांतिपूर्वक रास्ते को बढ़ावा मिलता है। सिंपल सी बात है, कानून होना जरूरी है। क्लास में आप ढंग से रहेंगे, पढ़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आप आगे बढ़ेंगे, आगे चलकर आप समाज को नया रास्ता दिखाएंगे, जिससे कि आपकी जो प्रवृत्तियां हैं अहिंसक नहीं होंगी, आप हिंसा के रास्ते पर चलेंगे और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा अगर कानून रहेगा तो। अगर कानून नहीं है, चाहे एजुकेशन में ना हो या क्लास में ना हो, तो आप पढ़ भी नहीं सकते हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ने की संभावना रहती है। वाई लॉ इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ? अब आप चाहे एजुकेशन में देख लें, चाहे क्लासरूम में देख लें या अपनी लाइफ में ही देख लें, अगर आपका एक कोई कानून नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मीन्स कानून का मतलब यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ में देखें तो एक टाइम टेबल मान लें। आपका कोई निश्चित टाइम टेबल नहीं है तो 100% आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक आपको करना क्या है और आपका एम क्या है, पर डे का आपका एम क्या है। तो ये आपको अगर नहीं पता है तो आप जो भी कर रहे हैं वो बेकार ही है, उसका कोई मतलब नहीं। फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, लॉ इज प्रेजेंट इन आवर डेली लाइफ एंड इन एवरीथिंग वी डू, वी कैन नॉट थिंक ए सेकेंड विदाउट लॉ, वट एवर वी कैन सी अराउंड अस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द लॉ। लॉ इज नॉट जस्ट अ थिंग टू ओबे टू योर सेल्फ बट मेकिंग ए पीसफुल सोसाइटी। अब कहने का मतलब यह है कि कानून हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम करते हैं या जिसमें भी मौजूद है, हम कानून के बिना एक सेकंड भी नहीं सोच सकते। यहाँ पर कानून का मतलब आप यह कह सकते हैं डिसिप्लिन,
कानून का मतलब वो पुलिस वाला कानून नहीं, कानून का मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन हो गया कि हम जो भी आसपास कुछ देखते हैं वह सब कुछ कानून से जुड़ा है, मीन्स डिसिप्लिन से जुड़ा है। कानून सिर्फ अपने लिए मानने की चीज़ नहीं बल्कि एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करती है। जैसे समाज में पुलिस का काम होता है समाज को सही चलाने के लिए, ऐसे अपनी भी लाइफ चलाने के लिए एक निश्चित डिसिप्लिन होता है। अगर आपके अंदर पूरा डिसिप्लिन है कि आपको क्या करना है, किस टाइम क्या करना है, आपके पर डे का रूटीन क्या है, ये अगर आप मेंटेन करके चलेंगे, इस डिसिप्लिन से चलेंगे, तो ये आपकी लाइफ के लिए कानून बन जाएगा। और जब डिसिप्लिन में करेंगे तो उसका परिणाम, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल एजुकेशन? अब फिजिकल एजुकेशन में फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं? फिजिकल एजुकेशन में है कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्ट्रेस एंड टेंशन। स्ट्रेस एंड टेंशन टेंड टू हैव एन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस। अगर आपको स्ट्रेस या टेंशन है तो आप फिजिकल फिटनेस में कामयाब होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर दिमाग में निगेटिविटी लाएंगे। गुड पोस्चर, एवरीवन अप्रिशिएट द गुड पोस्चर ऑफ एन इंडिविजुअल। फिजिकल एजुकेशन में आए तो आपका पोस्चर भी अच्छा होना चाहिए, और नहीं जिसका होता है उसका भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू आपको इन सब चीज़ों पर वर्क करना होता है। हेरिडिटी मीन्स वंशानुगत। इन्वायरमेंट कैसा है ये इस पर डिपेंड करता है। अगर आपका इन्वायरमेंट, जो पहाड़ के लोग हैं उनका हाइट जरूर कम होता है, मगर क्या होता है वो रनिंग जैसे इवेंट में बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि डेली ऊपर नीचे जाना ये सब करने से उनकी हैबिट बनी होती है, क्योंकि ये वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, वहाँ की हेरिडिटी ऐसी होती है। अब आप ये देखें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का स्तर, जीने का तरीका कैसा होता है। आप जो पहाड़ पर रह रहे हैं उनका स्तर कैसा है, और जो मैदान पर रह रहे हैं मैदानी जगह में उनका स्तर कैसा है। सबका अपना अपना प्रभाव होता है। पहाड़ी लोगों की हाइट कम हो सकती है, मगर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। उनका जो शरीर, आप मान सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, जो फिगर होता है वो गठीले टाइप का होता है, ठीक है। और जो मैदानी लोग पाए जाते हैं उनका उस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वहाँ की हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। और लास्ट देखते हैं बैलेंस डाइट। तो डाइट बैलेंस करना ये अपने आप में एक काम होता है। चाहे आप कहीं पर भी रहें, डाइट आपको बैलेंस करनी पड़ेगी वहाँ के माहौल के हिसाब से। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ नॉनवेज होता है तो नॉनवेज के हिसाब से आप अपनी डाइट बैलेंस करेंगे, जहाँ वेज होता है वेज के हिसाब से मैनेज करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो वेज और नॉनवेज अलग अलग होते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं। और हर किसी को हक है कि वो अपनी डाइट को मेंटेन करे। अगर अपनी डाइट को आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, खासकर फिजिकल फिटनेस के लिए या फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो आप फिजिकल एजुकेशन में ना आए तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी डाइट का संतुलित होना या डाइट का पर्याप्त होना जरूरी है। अदरवाइज आप बीमार रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, और जो रिजल्ट है आपका बिल्कुल जीरो रहेगा। व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट योर फिजिकल एक्टिविटीज़? अब सेम चीज़ें वहाँ पर हैं, बताई जो गई हैं वो यहाँ पर दी गई हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो बॉडी कंपोजिशन, शरीर आपका, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस लेवल, आपका शरीर कैसा है, एथलेटिक बॉडी है कि नहीं है, छोटा है बड़ा है, या कुछ आपके शरीर में अंग भंग की प्रॉब्लम है, या कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस लेवल में दिक्कत आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो आप इस पर वर्क करें। स्पीड के लिए आपको जब फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे, स्पोर्ट ट्रेनिंग करेंगे, तो स्पीड भी आएगी, पावर भी आएगा। कोऑर्डिनेशन के लिए आप किसी भी गेम या किसी भी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे तब कोऑर्डिनेशन भी आएगा। और बैलेंस एजिलिटी, इन सब के लिए आपको फिजिकल फिटनेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने पड़ेंगे। और जब आप फिजिकल फिटनेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो ये जितनी भी चीज़ें दी गई ना, ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ पर दी गई यही सब चीज़ें आपके शरीर को प्रभावित करती हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में। अगर इन चीज़ों पर आप वर्क नहीं करोगे जो यहाँ पर दिया गया है, तो आप फिजिकल फिटनेस को अच्छे से नहीं कर पाओगे। ये सारी की सारी चीज़ें जब आप क्लियर कर लोगे तब कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल फिटनेस किसी गेम के लायक हो पाएगी। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि ये छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने समझाने की कोशिश की। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है कि आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।